हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोरिल्ला क्लासेस। आज हम बात करेंगे एचसीएस मेंस जो आपका एग्जाम आने वाला है उसके अंदर लास्ट टाइम पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप पढ़ के जा सकते हैं या फिर आपके एग्जाम में उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बात करते हैं पहले टॉपिक के ऊपर। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपका आर्टिकल 370 तो जहाँ इंडियन गवर्नमेंट ने वो हटा दिया था, जिसके अंदर जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था, स्पेशल कैटेगरी स्टेट की दी गई थी। सो अभी ये करंट अफेयर में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसकी जो सुनवाई है वो चल रही है। पिटीशन दाखिल की गई थी जिसमें कपिल सिब्बल जो है उनके द्वारा एक केस जो है वो उसके ऊपर चर्चा की जा रही है, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठा है जो कि इसके ऊपर डिसीजन लेगा आर्टिकल 370 के ऊपर। तो अगर आपको सवाल आ जाता है तो आपको इसके ऊपर कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आर्टिकल 370 है उसके ऊपर डिस्कशन करनी है, कुछ उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट बताने हैं और कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट बताने हैं। तो आप बता सकते हैं कि जो आर्टिकल 370 है उसको हटाने के बाद कौन कौन से जो बदलाव है देखने को मिले हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। सबसे पहले अगर बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जैसे कि इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज हो गई है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट खुद बढ़ा रही है, और उसके अलावा देखा जाए तो जो प्राइवेट बिजनेसमैन हैं वो भी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो कर रहे हैं। और साथ के अंदर क्योंकि ऐसा गवर्नमेंट का कहना है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जो कश्मीर के हालात है उनमें काफ़ी सुधार हुआ है, और डाटा भी रिप्रेजेंट किया गया है जिसके अकॉर्डिंगली जो डेथ्स हैं, चाहे वो सिविलियंस की हो चाहे वो सोल्जर्स की हो, वो कम हुई है। तो उसकी वजह से थोड़ा सा जो सेफ कश्मीर अब नज़र आता है। तो एक ये चीज़ जो है उसकी वजह से टूरिज्म को भी प्रमोशन मिली है कश्मीर के अंदर। कुछ इस तरह के पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हैं उसके फेवर में। और चैलेंजेस की अगर बात करें, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट या फिर कौन कौन से अभी चीज़ें हैं जो हमें अचीव करनी है वहाँ पर, तो उसमें सिक्योरिटी का कंसर्न आ जाएगा, क्योंकि कंप्लीटली सिक्योरिटी वहाँ पे सिक्योर कंप्लीटली नहीं हुआ है। हाँ, थोड़ा सा जो चीज़ें हैं टेररिस्ट की जो एक्टिविटीज़ हैं वो कम हो गई हैं। उसके बाद क्रॉस बॉर्डर जो टेंशन जम्मू एंड कश्मीर के अंदर देखने को मिलती है पाकिस्तान के साथ हमारी, और ये सारे जो सेक्टर्स है, पूंछ हो गया, इन सब सेक्टर्स में जो टेंशन्स हैं उनके ऊपर आपको चर्चा करनी है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये सब चीज़ें आप उस क्वेश्चन के अंदर मेंशन करेंगे। बैकग्राउंड, हिस्टोरिकली बैकग्राउंड थोड़ा सा मेंशन करेंगे कि किस तरह से जम्मू एंड कश्मीर अस्तित्व में आया था। उसके बाद किस तरह से जो इंडिया और पाकिस्तान की कौन कौन सी वॉर हुई है, ज़्यादा डिटेल में नहीं, थोड़ा थोड़ा सा उनका जिक्र करते हुए फिर आज के टाइम पे प्रेजेंट में आपको उनको लेके आना है। तो किस तरह से 370 हटाया गया, उसके बाद कौन कौन से चैलेंजेस है, कौन कौन सी अच्छी चीज़ें जो देखने को मिली है स्टेट के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वाड के बारे में। क्वाड क्या है एक्चुअली? ये आपका एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फोरम है कंप्राइजिंग ऑफ दी, जिसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ये आपके इम्पोर्टेंट कंट्रीज, मेंबर कंट्रीज हैं। अब देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए क्वाड एक आपका एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर अगर आप देखिए कंट्रीज पर अगर फोकस करें तो जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, इसी का पार्ट है अलास्का, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ये 4 इंपॉर्टेंट कंट्रीज यहाँ पर मिलके ये क्वाड जो है ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं। अब इसका मेन जो रीजन बनता है, वन ऑफ द मेन रीजन ये क्या है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये इतना बड़ा बॉर्डर जो है वो चाइना का है, ठीक है। और चाइना क्या है, उसका जो एक डोमिनेंस जो है वो इंक्रीज होता हुआ देखा जा रहा है इस हिस्से के अंदर, इस वाले हिस्से में। और साउथ ईस्ट एशिया की अगर हम पर्टिकुलरली डायरेक्शन की बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया में चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। तो उसी को काउंटर करने के लिए आपका जो क्वाड ऑर्गेनाइजेशन है ये बनाई गई थी। अब क्वाड का एक सिक्योरिटी के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उसके अलावा जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है इंडो पैसिफिक रीजन जो है, इंडो पैसिफिक मतलब ये वाला जो हिस्सा है, इसकी बात की जा रही है कि यहाँ पर सिक्योरिटी जो है उसका ध्यान रखना। इनकी कंट्रीज जो है इनके बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज भी करवाई जाती है, इंटेलिजेंस भी शेयर की जाती हैं। जो चाइना जिस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहा है उन सब चीज़ों को देखते हुए रेगुलर कंसल्टेशन होती है। और ये जो मेंबर कंट्रीज हैं ये पूरे इस हिस्से में इंडो पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए ये जो क्वाड ऑर्गेनाइजेशन है इसका यूज़ किया जाता है। अब एक डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये क्वाड, तो उसके ऊपर आपको मेंशन करना पड़ेगा कब से फॉर्मेशन में आई है और क्या क्या इसके टारगेट हैं जो अचीव करने हैं, इसकी वजह से कौन कौन से इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी है या फिर मैरीटाइम सिक्योरिटी जो बिल्डिंग की जा रही है, बनाई जा रही है, वो सब चीज़ें आपको इसके आंसर में लिखनी पड़ेगी। नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें, इंडियन मॉनसून, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इस साल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, क्योंकि इस साल इंडियन मॉनसून की वजह से बहुत सारे जो स्टेट्स हैं वहाँ पर रेड अलर्ट इशू किया गया था, और इन स्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा
डिजास्टर्स जो एक्टिविटीज़ है वो भी देखने को मिली थी। जैसे कि बात करें पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, ये सब स्टेट्स में काफ़ी भारी बारिश जो है वो देखी गई थी, और उनकी वजह से जो रोड्स हैं या कनेक्शन जो है दूसरे स्टेट्स के साथ, सिटीज़ के साथ, वो ब्रेक हो गए थे। सो इंडियन मानसून का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और इंडियन मानसून का जो कंसेप्ट है, अगर मैं उसका थोड़ा सा डिटेलिंग आपको बताऊं, तो इंडियन मानसून सिर्फ भारत की ही अंदर उसी को इफेक्ट नहीं करती हैं, बल्कि भारत की नेबरिंग कंट्री की अगर मैं बात करूं, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, इन सब कंट्रीज को भी इफेक्ट करती हैं। तो वो सब चीज़ें आप मेंशन करेंगे, और साथ में आप ये बताएंगे कि किस तरह से जो इंडियन मानसून है उसकी वजह से भारत के एग्रीकल्चर जो हो गया उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, भारत की इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, और उसके कुछ रीजंस भी आप मेंशन करेंगे कि इंडियन मानसून कभी स्ट्रॉन्ग आती है, कभी वीक आती है, तो उसके अंदर क्या रीजन है। जैसे कि एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन है, और उस ये एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, इंडियन ओशन डाइपोल हो गया, ये सब कुछ रीजन है जिनकी वजह से इंडियन मानसून है इन्फ्लुएंस होती है। तो ये सब चीज़ें आप मेंशन करेंगे। उसके अलावा इसके अंदर आपका क्लासिकल थ्योरी भी आती है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि जो मानसून है वो किस वजह से आती है। मॉडर्न थ्योरीज भी हैं। सो आप डिपेंड करेगा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप देखेंगे कि अगर क्या क्या चीज़ें आपको इसके अंदर मेंशन करनी है। इंडियन मानसून की शुरुआत से लेके, शुरुआत इन द सेंस कि कब जो मानसून इंडिया के अंदर आती है उसके बारे में रिकॉग्निशन किया गया कि किस तरह से आती है, क्यों आती है, और उसके बाद आप प्रेजेंट सिनेरियो में लेके आएंगे। कोई भी आंसर अगर लिखेंगे तो उसके अंदर इंपॉर्टेंट यही होता है कि आप उसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताएंगे और उसके बाद उसको लेकर प्रेजेंट सिनेरियो से कनेक्ट करेंगे। तो ये सब चीज़ें आप मेंशन करेंगे इंडियन ओशन का जो अगर क्वेश्चन आता है। उसके अलावा बात करें, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाटर क्राइसिस के ऊपर, ग्राउंड वाटर क्राइसिस के ऊपर, कि जितने भी हमारे एग्रीकल्चर स्टेट्स हैं, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सारे आपके क्या है एग्रीकल्चर स्टेट्स हैं। तो इनके अंदर जो इरिगेशन मतलब सिंचाई है वो कैसे की जाती है, दो तीन चीज़ें हैं। एक तो मानसून के थ्रू होती है हमारे यहाँ पर सिंचाई की अगर मैं बात करूँ, दूसरा हमारा ग्राउंड वाटर मतलब ज़मीन के अंदर से पानी जो है उसको निकाला जाता है और उसके साथ जो सिंचाई है वो की जाती है खेतों में। अब देखिए ग्राउंड वाटर क्राइसिस का मतलब क्या है कि भारत के कुछ स्टेट अगर मैं बात करूँ, ये पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर एक साल के अंदर लगभग 8 सेंटीमीटर जो वाटर है वो कम हो रहा है ग्राउंड लेवल पे। ग्राउंड लेवल इन द सेंस कि जैसे हम बोरवेल के थ्रू पानी निकालते हैं तो उसमें 8 सेंटीमीटर हर बार वो नीचे चला जाता है, जो आपका अंडर वाटर ग्राउंड वाटर जो है उसका जो लेवल है। तो 8 सेंटीमीटर काफ़ी बड़ा, काफ़ी अच्छा खासा बड़ा नंबर है। 8 सेंटीमीटर हर साल नीचे चले जाने का मतलब है कि 5 साल और 6 साल में आप देखेंगे तो कई फुट का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो एक ये इश्यू जो है, और पानी के साथ काफ़ी सारे इश्यूज जो जुड़े हुए हैं, देश की इकोनॉमी भी जुड़ी हुई है। इसके अलावा एक और करंट में टॉपिक रहा था इसी से रिलेटेड, वो ये कि अर्थ की जो रोटेशन की स्पीड है उसके अंदर भी कुछ चेंज देखने को मिला है ग्राउंड वाटर के कम होने की वजह से। सो खैर वो टॉपिक अभी आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बट यहाँ पर आप जो जो चीज़ें मेंशन करेंगे वो इसका एग्रीकल्चर के ऊपर इफेक्ट दिखाएंगे, इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट दिखाएंगे, पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर इफेक्ट दिखाएंगे, और किस तरह से ये जो सारी चीज़ें हैं ये एंथ्रोपोजेनिकली मतलब किस तरह से ये ह्यूमन के द्वारा जो चीज़ें हैं वो की जा रही है और क्या क्या इसके आगे परिणाम हो सकते हैं। आगे अगर बात करें प्रोजेक्ट चीता के बारे में, जो प्रोजेक्ट चीता है आपका, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। और ये जो प्रोजेक्ट चीता है, जैसे कि चीता वाज फाउंड इन द वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, लेकिन 1940 के अंदर वो एक्सटिंक्ट हो गए थे भारत के अंदर की अगर बात की जाए। अब उसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या है, प्रोजेक्ट चीता तो है वो इसी साल आपका स्टार्ट किया था, पिछले साल। उसके अंदर जो कई जो चीता थे वो अफ्रीका से भारत के अंदर बुलाए गए थे या फिर मंगाए गए थे, ताकि उनको यहाँ पर दोबारा से उनकी जो संख्या है उसको बढ़ाया जा सके। लेकिन उसके अंदर काफ़ी सारे चैलेंजेस देखने को मिले हैं, जैसे कि बहुत सारे जो चीता हैं उनकी डेथ हो रही है। कोनो नेशनल पार्क है आपका मध्य प्रदेश, वहाँ पर ही रखे गए थे, और उसकी वजह से ये जो आपकी चीता है उनकी डेथ हो रही है, क्योंकि मंगाए तो अफ्रीका से गए हैं और यहाँ पर जो इंडिया के अंदर वहाँ पर कोनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में रखे गए हैं। तो अगर बात करें तो जो उनका एनवायरनमेंट है वो चेंज हुआ है, उसकी वजह से डेथ है। तो आप इसके अंदर जो चैलेंजेस है वो मेंशन करेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव जो है वो भी मेंशन करेंगे कि क्यों भारत सरकार ने जो प्रोजेक्ट चीता है वो
शुरुआत की है या फिर क्यों इसको बढ़ाने की कोशिश की गई है, जो दोबारा से रीइंस्टेट करने की कोशिश की है, उसके बारे में बात करें अगर तो ये सब कुछ ऑब्जेक्टिव और कुछ आप क्या है जो चैलेंज देखने को मिले हैं वो सब चीजें आप मेंशन करेंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन है आपकी जो आंसर में आपको हेल्प कर सकती है, जैसे कि IUCN की जो लिस्ट है उसके अंदर जो चीता है वो वल्नरेबल है, रेड लिस्ट के अंदर आते हैं, वल्नरेबल कैटेगरी में आपको देखने को मिलते हैं। द एशियाटिक चीता एंड द नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीकन चीता आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। 90% जो इनका हैबिटेट है पूरे वर्ल्ड के अंदर वो खत्म हो चुका है, उसमें इंडिया भी आपका आता है, और अब ये सिर्फ 9% रह चुका है, और ये एक चिंता का विषय है। और अफ्रीका में भी अगर चीता खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद आप यूं मान लीजिए कि एक ऐसी स्पीसीज ऑफ द एनिमल जो कि नॉन थी भारत के अंदर भी और वर्ल्ड के अंदर भी, वो एक्सटिंक्ट हो गई इस 21st सेंचुरी के अंदर ही। सो ये सब चीजें थी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे अगर बात करें, ये बात तो रही आपके जो अभी HCS का मेंस एग्जाम है उसके लिए, लेकिन हमारा 2024 का जो HCS का एग्जाम आएगा उसके लिए कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं, जिसमें हमारे यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट भी अवेलेबल है। आप चाहें तो GS और ऑप्शनल इकट्ठा बाय कर सकते हैं, जो कि 39,999 में है। अगर आप चाहें तो ओनली ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी बाय कर सकते हैं, जो कि 24,999 में आपको मिल जाएगा। हमारे पास पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, ये 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। ये हमारे कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि हमने अचीव किए हैं। IPS हैं दोनों, मयंक मोदगिल और आकृति सेठी। उसके अलावा स्टेट PCS की अगर बात करें तो ये हमारा स्टेट PCS के रिजल्ट है, आपको देखने को मिलेंगे। किसी भी तरह की कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हमारे कोर्सेज से रिलेटेड तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर जो क्वेश्चन है, अपने डाउट है, पूछ सकते हैं। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है, धन्यवाद।